चलिए सर, लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी अपने प्लस टू का। हेडिंग दीजिए वर्कशीट पे फटाफट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी अपने मोबाइल्स वगैरह बंद कर दीजिए, पहले यहीं से सुनना है आपने। फटाफट चैप्टर का नाम लिखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट नोट करेंगे, लिखते ही पता चल गया होगा। पहले बात तो कोई अकाउंट नहीं है, कैश फ्लो एक अपने आप में क्या है, एक स्टेटमेंट जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है 3। लिखिएगा 1 मार्क क्वेश्चन, एएस शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आप लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और साथ में एक वर्ड लिखा होता है, टीचर पूछेगी रिवाइज्ड। रिवाइज मतलब जो नया बनकर आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये इशू कौन करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बता दूं मैं आपको, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जहां से हमने डिग्री करी हुई है, वो बॉडी है इसकी। ये बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है। बहुत है सर, 1 2 3 2028 तक है, काफी ज्यादा है, जो पूरी अकाउंटिंग को चलाते हैं, गवर्न करते हैं, रूल्स रखते हैं। और ये बताता क्या है सर, ICAI का एएस जो 3 आपने बताया, ये बताता है फॉर्मेट वंश कि कैश फ्लो बनेगा कैसे। दिस डिस्क्राइब्स द फॉर्मेट। डन हो गया फॉर्मेट। अब लिखिए मेथड्स। हेडिंग दीजिएगा क्या है, मेथड्स। मेथड्स ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो प्रिपेयर करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं जी। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। नंबर 1 क्या नाम है, डायरेक्ट मेथड। नंबर 2, थोड़ा फास्ट लिखिए राइटिंग पार्ट, इनडायरेक्ट मेथड। नंबर 1 इज डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 इज इनडायरेक्ट मेथड। बट अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में कौन सा, सिर्फ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स आते। इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में। सर करना क्या है, मैं कहा मुझसे पहले आप चैप्टर का नाम पढ़िए, सारी बातें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। कैश का क्या चेक करना है, फ्लो। तो यहाँ 2 वर्ड बड़े मैं कॉमनली यूज करने वाला हूं, एक वर्ड है इनफ्लो और एक वर्ड है आउटफ्लो। हमने वर्ड तो अपनी लाइफ में कई बार सुना हो। इनफ्लो का मतलब क्या कहेंगे, पैसे का आना। तो उसको मैं जर्नली कभी लिखना चाहूंगा तो सिंपल ऐसे लिखूंगा, प्लेन एग्जांपल 50,000। कभी मैंने आउटफ्लो लिखना भी हुआ, अगर मैंने कभी आउटफ्लो लिखना हुआ, उसको मैं कैसे लिखूंगा, मान लीजिए 40,000, उसके आगे क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट्स। तो ये ब्रैकेट डिनोट्स द वर्ड आउटफ्लो। इधर पेपर में आप सोचिए सर, हाँ वहां था कुछ, किसी के आगे ब्रैकेट थी, किसी के आगे ब्रैकेट नहीं थी। तो सर समझिए, जिनके आगे ब्रैकेट है तो मतलब वो पैसा गया, आउटफ्लो। जिनके आगे ब्रैकेट नहीं है तो मतलब वो इनफ्लो। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। सर ये चेक कैसे करेंगे, मैं आपको 2 क्या देके जाने वाला हूं, बैलेंस शीट्स। क्या देके जाऊंगा, 2 बैलेंस शीट्स। डन सर, 2 बैलेंस शीट्स होंगी। पर बैलेंस शीट होगी किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट सर, अब तो आप सीख चुके हैं कंपनीज एक्ट भी कौन सा कोई खास बात है। मतलब मींस दैट वर्टिकल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कौन सा फॉर्मेट होगा, वर्टिकल। वर्टिकल समझते हैं, जिसमें पहले लाइबिलिटीज आएगा फिर एसेट्स। अभी दिखाने वाला हूं, अभी छोटा सा देख ही लो फॉर्मेट, ये रहा ऐसे, नॉट टी शेप। अब टी शेप नहीं चलती कंपनीज में, कौन सी चलती है, वर्टिकल। ये रहा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर, नॉन करंट, करंट। अब तो रेशो बढ़ चुके, काफी वर्ड मुझसे पहले क्लियर होंगे आपको। ये रहा नीचे एसेट, वरना सामने एसेट होता था, सामने नहीं है, नीचे एसेट है, तो दैट्स कॉल्ड वर्टिकल। और चेक करिए क्या ये 2 साल है, हाँ जी सर, ये 2020 है और 2021। आपके पेपर में थोड़ा और करंट आ जाएगा, 2000 पुराना पीडीएफ है मेरी टीएस की, नई पीडीएफ में 2021 2022। तो सर क्या खास बात है, वो तो साल ही है, हम प्रैक्टिस कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब पहले तो 2 बैलेंस शीट्स गिवन टू यू, गिवन टू यू, हमें 2 बैलेंस शीट्स दी होंगी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। वो दोनों बैलेंस शीट के बीच में जो फ्लो हुआ, सर फ्लो कहां हुआ चेक करिएगा, एग्जांपल के लिए गलत मत देखिएगा, बच्चे बहुत देखते हैं। दिस इज द क्लोजिंग 2021 है, एंड दिस इज द ओपनिंग। देखा सबको, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ध्यान से देख के बताइए, मैं बहुत अंडरलाइन करने वाला हूँ आज, 6 लाख। और यहाँ कितना दिया हुआ है,
8 लाख। क्या इनके बीच में फ्लो नहीं हुआ? सर हुआ। हाँ भाई, मैं ये बात नहीं कर रहा इंक्रीज या डिक्रीज, उसको छोड़ दो, पर फ्लो हुआ ना, चेंज हुआ ना, वो चेंज में भी प्लस है, में भी नेगेटिव। और सबसे बड़ी खासियत कैश फ्लो की, इसका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मेरा आंसर कितना आ रहा है, आंसर आपके क्वेश्चन के अंदर है। कैसे? वैसे इसमें से चलो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश है, अदरवाइज बता रहा हूं आंसर क्या होता है। यहाँ पे कितना कैश दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 94। दोनों के बीच में चेंज कितने जल्दी बोलिएगा? दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। जो मैं एक्टिविटीज बनाऊंगा, तीन एक्टिविटी हैं, तीनों एक्टिविटियों का मिला के आंसर कितना आना चाहिए? 24। कि ताकि मैं उसमें ओपनिंग कैश क्या कर सकूं, ऐड, कि वो इक्वल टू आ जाए किसके? क्लोजिंग कैश की। तो पहली बात तो आंसर का तो झंझट ही खत्म। क्लियर हो गया? अब यहां तक पहले जो लिखा है डाउट मुझे। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, AS3 इस पे लगता है। दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे सिलेबस में कौन सा है? इनडायरेक्ट। इनफ्लो आउटफ्लो कैसे लिखना है वो बता दिया। 2 बैलेंस शीट्स हमें दी होंगी हमेशा, उनमें से आपने चेंज देखना, मे बी इनफ्लो में भी आउटफ्लो। अब चक्कर क्या है, मैं थोड़ा लिंक कराता हूँ +1 से। सर +1 में भी ऐसे ही होता था, ट्रायल बैलेंस होती थी। आपने उससे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना सिखाया था। हाँ जी, वही चीज थी। ट्रेडिंग P&L और क्या बनाया था हमने? बैलेंस शीट। क्या फर्स्ट डे ही आप सीख गए थे ट्रेडिंग में क्या, बैलेंस शीट में क्या, P&L में क्या? आपने वर्ड्स को क्या किया था, अगर याद हो, लर्न किया था कि ट्रेडिंग में कौन जाएगा, P&L में कौन जाएंगे, और बैलेंस शीट में कौन। सेम यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट देख रहे हैं तो काफी सारे वर्ड्स हैं। सर फर्स्ट डे तो बड़ा मुश्किल है सोचना कौन सा वर्ड कहाँ जाएगा, तभी मैं कहूंगा आप भी प्रश्न कीजिए। मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाता हूँ, उससे कैचिंग पावर बनाता हूँ कि कैसे कैच होगा कि ये वर्ड्स कौन सी एक्टिविटी में डील करेगा। तो पढ़िएगा। 3 लिखिए, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। 3 तरह की एक्टिविटीज में हमने इसको बांटा। 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर 2 क्या कहा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर 3, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर 3, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डन सर। यही 3 एक्टिविटियां वैसे बता देता हूं जो मेथड कट गया सिलेबस से, वहां पे भी है। बस वहां बनाने का तरीका ऑपरेटिंग का थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी दो तो वहां पे भी सेम। तो आपको याद होना चाहिए पूरी बैलेंस शीट को हमने 3 एक्टिविटीज में बांट दिया। उसमें से कुछ वर्ड जाएंगे ऑपरेटिंग, कुछ जाएंगे इन्वेस्टिंग, और कुछ जाएंगे फाइनेंसिंग। तो स्टार्ट करते हैं बड़े आसान तरीके से, आइएगा। पहला तरीका स्टार्ट करता हूं फाइनेंसिंग से, जो यहाँ स्पेस है मेरे पास, तो लिखिएगा। मुझे बताइए चैप्टर हम किसके सेंस से पढ़ रहे हैं, जल्दी बोलिए। पहले तो कंपनी, जो बैलेंस शीट दी हुई है किसकी, जल्दी बोलिएगा। कंपनी। मुझे जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, कंपनी को फाइनेंस चाहिए, बताइए कहां से मिलेगा? कंपनी को फाइनेंस, बिल्कुल सही वर्ड, डेट और इक्विटी। अब थोड़ा अच्छे से बोलते हैं, सुनो, लिखो आप भी। नंबर 1 सर, शेयर कैपिटल। इससे आपके आधे वर्ड तो खाली हो जाएंगे। नंबर 1, शेयर कैपिटल। डन। कॉमा डाल के थोड़ा स्पेशियस लिखेगा, अच्छा अच्छा सा कॉमा डाल के स्पेस देके। नंबर 2, डिवेंचर्स। नंबर 2, डिवेंचर्स लिख दिया। और मैं साइड पे जाके लिख रहा हूं नंबर 3, क्या नाम है? लोन्स। वैसे एक ही बात होती है, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स और क्या, लोन। अब थोड़ा आप भी प्रेजेंट है तो पता होना चाहिए शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है। इक्विटी और कौन सी? प्रेफरेंस। लिख लीजिए, इक्विटी और कौन सी? प्रेफरेंस। और इतना तो पता होगा, अगर शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है ना? हाँ। अगर डिवेंचर्स कम होंगे तो पैसा जाएगा, इसको बोलते हैं रिडम्पशन। आप पढ़ भी चुके थोड़ा सा वर्ड। मुझे बताइए, डिवेंचर्स और लोन पे कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट। लिखो वर्ड इंटरेस्ट पेड। लिखो वर्ड नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड।
शेयर और इक्विटी प्रेफरेंस पे कंपनी क्या पे करती है? डिविडेंड पेड। और पेड वर्ड सुनते ही कुछ याद आना चाहिए, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। याद करने का तरीका कि फाइनेंसिंग कंपनी को चाहिए शेयर, डिबेंचर और लोन। इन दोनों लोगों को खुश करने के लिए कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट और डिबेंचर। दो वर्ड बस और हैं, इसके अलावा कोई वर्ड ही नहीं आपके पास जो फाइनेंसिंग में आती। तो मतलब बड़ी गारंटी दे सकता हूँ इस चैप्टर की, अगर आज का लेक्चर और अगला लेक्चर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये चैप्टर कभी गलत नहीं होगा। बट बड़ा कूल माइंड से चलना पड़ेगा कि कंपनी को फाइनेंस चाहिए, शेयर कैपिटल और डिवेंचर। लोन तो चलो उसका पार्ट बना दिया मैंने जान के, क्योंकि बच्चा डिवेंचर के नाम से कंफ्यूज हो जाए, तो लोन भी उसी का भाई है। और डिवेंचर्स और लोन के ऊपर आप क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। पहला पॉइंट हो गया। शेयर कैपिटल दो प्रकार की है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इनको खुश करने के लिए आप क्या पे करते हैं? डिविडेंड। डिवेंचर और इंटर लोन पे क्या देते हैं? इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या वर्ड है? बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म में बोलती हैं एसटीबी। फुल फॉर्म याद है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कंपनी ने झंझट ही खत्म करा कि करंट लायबिलिटी है, नहीं नहीं, हमने कहा था बोरिंग बोरिंग है। अब छोटी बोरिंग हो चाहे बड़ी बोरिंग, फाइनेंस का पार्ट है। डन। और एक लास्ट वर्ड ओवर करिए, फ्री करिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको आप अपनी भाषा में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलती हैं? एसपीआर। सुना हुआ है? और इसको याद करने का तरीका बड़ा प्यारा है। आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम वर्ड एसपीआर कहां सुना था? और शेयर्स कहाँ आते हैं? फाइनेंसिंग। तो एसपीआर भी कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग। झंझट खत्म कि बच्चा डाउट करता रहे जी सर रिजर्व कहाँ जाएगा। सिर्फ ये रिजर्व की बात करी मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और एक लास्ट वर्ड है, बीच में कहीं स्पेस मिले तो लिख लो, वरना वो डिविडेंड का ही पार्ट है वैसे, पर मैं बोल देता हूं आपके मन में ना रहे। इंट्रिम डिविडेंड। क्या नाम है? इंट्रिम। कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएशन में इंटरम भी बोलते हैं, लैंग्वेज आएगा पेपर में आपको बताऊंगा। जो कंपनी मिड ऑफ द ईयर क्या पे करती है? डिविडेंड। ये लिखा होगा, हमें कुछ नहीं याद करना, ये हमें लिखा होगा, बट मैं तो इसको याद करता हूँ एज अ डिविडेंड। बात खत्म। इंट्रीम हो कोई भी हो, डिविडेंड डिविडेंड है। कोई डाउट है बताइए जल्दी। 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, फटाफट क्विक रिवीजन दे दीजिए। 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मेथड कौन सा हमारे सिलेबस में? इनडायरेक्ट। और फाइनेंसिंग कंपनी को कहां से चाहिए? शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लोन। डिवेंचर लोन पे कंपनी क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। शेयर कैपिटल पे के डिविडेंड। और छोटे मोटे लोन, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। और एसपीआर स्पेशली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और एक लास्ट चलो धक्के से बना दिया, इंटरम डिविडेंड। डन। अब आ जाइए कौन सी एक्टिविटी के ऊपर, कौन सी है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। मुझे बताइए, कभी आपने लाइफ में वर्ड सुना होगा, बोलते भी हैं हमारा किस चीज का काम है? इन्वेस्टमेंट। या आपके फादर क्या करते हैं जी? इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? आप क्या समझते हैं? तो पहले तो मैं सिंपल वर्ड लिख देता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए, परचेज एंड सेल ऑफ एनसीआई। ये तो मुझे बोलना ही चाहिए, कारण खुद ही इन्वेस्टमेंट से वर्ड है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। परचेज सेल दोनों। अगर सर खरीदना इन्वेस्टमेंट है तो बेचना तो इन्वेस्टमेंट है, कल को खरीदा तभी तो बेचा। तो परचेज सेल किसकी? एनसीआई की। नॉन करंट, और इसलिए मैंने ऐसा बोला इन्वेस्टमेंट से लिंक करो, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट। इसी सिंपल वर्ड क्या होगा? अगला वर्ड इसी के नीचे, परचेज एंड सेल ऑफ एनसीए। फुल फॉर्म जानते हैं, अब तो वो समझाना चाहिए। नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, बाद में भी एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छे से स्पेस देके अपन। नॉन करंट एसेट्स। डन हो गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे लिख लेता हूँ एरो देके, मतलब अगर एक्सप्लेन करना चाहिए तो होगा। आपने क्या वर्ड बोला मुझे? परचेज सेल ऑफ क्या? एनसीए। अगर आप ज्यादा देर जानते हैं तो एनसीए का मीनिंग क्या था? एफए। एफए क्या था? फिक्स्ड एसेट्स। तो लिख लो अगर कहीं जरूरत पड़ जाए, एफए का मीनिंग क्या था? फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स आगे दो प्रकार का था, अगर आपको याद हो, टेंजिबल और क्या? इंटेंजिबल। बड़ा कॉमन बात करूंगा। टेंजिबल एसेट्स के बढ़ने का कारण क्या होगा? सोच के देखो। हम यहाँ पे एक ही मानेंगे, दैट्स द परचेज। सोचो, बिल्डिंग पे आज 10 लाख की है, कल को 12 लाख की होगी, हम यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं मानते। 10 से 12 हुई है तो मतलब आपने बिल्डिंग खरीदी है। क्यों ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, हम रिवैल्यूएशन क्यों नहीं मानते? टॉपिक कैश फ्लो है। कैश फ्लो वो बात करता है जिसमें एक्चुअली पैसा आया या पैसा
गया, नॉट ये कि बढ़ गया कम हो गया, नहीं, ओवर चीज नहीं मानते। अगर टेंजिबल एसेट डाउन गई है तो उसके दो कारण होंगे, नंबर वन सेल एंड नंबर टू डेप्रिसिएशन, ये दिमाग में रखिएगा। कहीं मैं कह दूंगी प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख से 4 लाख, आप कहते सेल, सुनिए, फर्स्ट रीजन आप क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। पहला कारण एसेट के कम होने का क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन। दूसरा कारण सेल। दो रीजन है इसके रीजन, ठीक। इनटेंजिबल एसेट्स के बढ़ने का कारण सिर्फ एक ही है, वो कौन है, परचेज, गुडविल खरीद लिया, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क खरीद लिया। अगर ये डाउन जा रहे हैं तो इसकी सेल नहीं होती, इसकी डेप्रिसिएशन नहीं है, इसको आप वर्ड क्या बोलते हैं, राइट ऑफ। यहाँ पे वर्ड क्या चलता है, राइट ऑफ। इसको बोलते हैं वर्ड में अमोर्टाइजेशन, अपनी लैंग्वेज में इसको आप क्या वर्ड बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। लिख लीजिए, फिर बाद में काम आएगा। अमोर्टाइजेशन मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। एसेट परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, एसेट सेल करेंगे तो पैसा आएगा, इनटेंजिबल परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, राइट ऑफ करेंगे उसका डिफरेंट कंसेप्ट। डन। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे आपने मुझे एक वर्ड बोला था, अगर मैं यहाँ पे इसको ठीक करना चाहूँ, आपने क्या कहा था मुझे, परचेज सेल ऑफ किसका, जल्दी बोलो, एनसीआई। तो चार वर्ड हो गए, परचेज ऑफ एनसीआई, सेल ऑफ एनसीआई, परचेज ऑफ एनसीए, सेल ऑफ एनसीए। अब मुझे बताइए, अगर आप कल को जाके शिवांश इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे जाके, तो इन्वेस्टमेंट जरूरी थोड़ा आप कहाँ पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट शेयर में भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट डिवेंचर में भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अगर शेयर्स पे पैसा लगाएंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, इसलिए मैंने वर्ड बोला, तो लिखिए डिविडेंड रसीव्ड। क्या वर्ड है, डिविडेंड रसीव्ड। अगर डिवेंचर परचेज करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रसीव्ड। डन हो गया। और एक पॉइंट रह गया, अब मैंने कहा था प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेंट रसीव्ड, रेंट रसीव्ड। आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं वही लिखना है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो मैंने वहां लिखा था तो वर्ड वहां लिख दिए, पर अब यहाँ पे लिख सकते हैं रेंट रसीव, डिविडेंड रसीव। इससे मेरे वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाते हैं, कवर। तो 6-7 वर्ड्स यहाँ पे हैं, परचेज ऑफ एनसीआई, सेल ऑफ एनसीआई, एनसीआई बोल रहा हूँ, सीआई नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं बोला, जैसे ये पढ़ा है, ये पढ़ो क्या पढ़ा है, करंट इन्वेस्टमेंट, ये नहीं कहा मैंने, एनसीआई ये वाला, ये वाला, ये वाला। नॉन करंट कितने मिक्सअप कर दो, सर ने तो कहा था इन्वेस्टमेंट देख के कितने पागल हो जाओ, ये नहीं कहा मैंने, तो क्या मैंने कहा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, याद आ गया। आगे, अब उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी कभार होगा इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, वैसे कभी आता नहीं वैसे, या रेंट रसीव। अब समस्या किसकी है, अगर आप देखेंगे सर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो खास लगी नहीं, ठीक है, इनका 4-4 वर्ड्स आप कर लेंगे, कुछ अकाउंट्स बनेंगे ऐसा वर्किंग नोट, चैप्टर बड़ा है बट मैं थोड़े आराम से कराऊंगा कि आपको समझ आ जाए। और मेन चीज लास्ट में कौन है, ऑपरेटर, ये थोड़ी गड़बड़ करता है। क्या गड़बड़ करता है, ये कहते हैं जी मेरा फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, क्या, यहाँ लिखिएगा नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या हेडिंग है इसकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप कहते ठीक है जी, ये कह रहा जी पहले तो मैं क्या करूंगा, रेक्टिफाइड प्रॉफिट, या रेक्टिफाई, रेक्टिफाई क्या करूंगा, प्रॉफिट। डन हो गया। अब कैसे करूंगा, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा, एग्जांपल देके बताऊंगा तो पता चलेगा कि हाँ गलती तो है, ठीक है। फिर इसमें करूंगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या करूंगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, अगर आप नोट करेंगे यही दो फिगर बची थी, ना तो मैंने सीए कहीं बात करी, ना मैंने सीएल बात करी, यहाँ पे आ गया सिंपल भाषा में। तो मैं वर्ड वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूँ कि लिंक रेशो से करो, ये वर्किंग कैपिटल क्या था, सीए माइनस सीएल, तो वही तो है। मगर करंट एसेट्स भी यहाँ पे आएंगी, करंट लाइबिलिटीज भी यहाँ पे आएंगी, जो भी प्लस माइनस जैसा होगा, देखो अगर नेगेटिव हुआ तो मैं प्लस माइनस कर देता हूँ, क्राइमिंग नहीं प्लस ही होगा, अगर नेगेटिव आई चीज तो नेगेटिव भी हो जाए, ठीक है। और लास्ट इसमें से माइनस करेंगे क्या चीज, इनकम टैक्स पेड, क्या माइनस करेंगे, इनकम टैक्स पेड। मतलब 3 पार्ट्स में सबसे लेंथी एक्टिविटी अगर बनने वाली कोई है, इट्स अ ऑपरेटिंग। इसमें पहले प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो आसान है, फिर आपको करना पड़ेगा इनकम टैक्स क्या, पेड। डाउट, सही। अब मैं छोटा सा आपको पी&एल बना के दिखाता हूँ, बनाइएगा मेरे साथ साथ बनाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साफ साफ छोटा सा बना रहा हूँ, लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट
₹1,00,000 लिख दिया। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 20,000। डन है। डेबिट साइड पे टू गुडविल रिटर्न ऑफ 15,000 टू गुडविल रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करते हैं नुकसान, तो P&L में हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ कितना 15,000। नेक्स्ट टू डेप्रिसिएशन 20,000, टू डेप्रिसिएशन 20,000। नेक्स्ट चलेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, किसी एसेट को बेच के उस पे क्या हुआ, लॉस भी हुआ 5,000। टू ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, टू ट्रांसफर टू क्या है, जर्नल रिजर्व 10,000। नेक्स्ट पॉइंट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, कई बार सुना होगा इनकम टैक्स का बोलते हैं, टू प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 कर दिया। टू प्रपोज्ड डिविडेंड 5,000। टू प्रॉफिट, जिसको आपकी बुक बोला करेगी सरप्लस इन एसपीएल, ये वर्ड बोला करेगी आपकी बुक। तो सरप्लस इन कहां पे, एसपीएल। तो अब यहाँ पे टोटल लगा सकते हैं, इट्स 120। इस 120 में से माइनस करिए सारी फिगर्स, फिर मुझे बताइए कितना आ रहा है, जल्दी माइनस करके बताइए। वो वही दिख रहा है जी, माइनस करके, माइनस करके क्रेडिट साइड का 120 है, माइनस करके आप कह रहे हैं कितना आ रहा है 50। तो ये मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिट था जो बच गया, इनकम में से खर्चे माइनस किए तो प्रॉफिट आ गया। हो गया इतना, डन है। और पहले मैं ये बता दूं कि जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज आप एक फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ते थे +1 में, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, जो कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, लिख लीजिए साइड पे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको आप बोलते थे एक्रियल, याद है वर्ड, एक्रियल बेसिस, जो कहता है खर्चा कैश में हुआ है नहीं हुआ तब भी आप रिकॉर्ड कर दीजिए। जैसे कि आउटस्टैंडिंग, मैं कहा अभी इनकम आई नहीं, कोई नहीं, एक्रियूड इनकम बेस पे बुक कर दीजिए, इनकम तब भी आ जाएगी। दैट्स इट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि जो बैलेंस शीट मुझे दी हुई है, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिया हुआ है, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो प्रॉफिट दिया हुआ है मान लीजिए ये, आपके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट तो ही बनती है, ट्रेडिंग P&L फिर बैलेंस शीट। बट आज मेरे सामने जो चैप्टर आप शुरू करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, जल्दी बोलो, कैश फ्लो। ये कहता जी वो प्रॉफिट्स लेके चलो या वो आइटम डील करो जिसमें एक्चुअली कैश का क्या हो, जल्दी बोलिएगा, फ्लो, पहला पॉइंट। दूसरा, आप अभी एक्टिविटी कौन सी बना रहे हो, जल्दी बोलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जिसका लिंक मेरे किससे हो, ऑपरेशन से। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, मेरे बिजनेस से, ये पता ना चाहिए। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, बिजनेस, ये पता ना चाहिए। मैं क्या गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ा के सामने बैठी है, बताओ मुझे, बताओ गुडविल राइट ऑफ करने से क्या आपकी जेब से पैसा जाता है, सोचो। आपकी गुडविल है बैलेंस शीट में 1,00,000 की, मैं कहूँ जी 20,000 रुपये राइट ऑफ हो गई, क्या राइट ऑफ करने से कभी जेब से पैसे गए, पैसे जेब से, जबकि एसेट कम हुई, बात मानते हैं, एसेट कम हुई, P&L में जाना चाहिए, क्या पैसे गए बताओ, पर आपने उसको कहां डाल दिया, P&L।
यहाँ डालने से प्रॉफिट्स क्या कर दिए, कम कर दिए। डेप्रिशिएशन लगाने से बताओ क्या गई, पैसे गए। अब फर्स्ट डे पढ़ाते हुए बोलते हैं डेप्रिशिएशन कौन सी आइटम है, नॉन कैश। कौन सी आइटम है, पर आप यहाँ लिख के बैठे हैं, इससे भी आपने क्या कर दिया, काम मेरा खराब कर दिया। तो ये भी गलत है, वैसे दारों मुझे कहता ठीक करे दे, फिर एक गलत है। फिर बोल रहा हूँ किसके पॉइंट से, कैश फ्लो चैप्टर के पॉइंट से, और मुझे आज कैश फ्लो बनाना है ना कि फाइनल अकाउंट्स। अगला, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जल्दी एग्जांपल लो, आपने मोबाइल लिया 15,000 का, आज बेचने चले गए, 10,000 का बिका, लॉस हुआ 5,000 का, क्या आपकी जेब से 5,000 गई, उल्टा 10,000 आए हैं। तो क्या लॉस होने से कोई एक्टिविटी हुआ, नहीं। ऊपर से लॉस होना या प्रॉफिट भी होना, इसकी बात करूंगा। बच्चा कहता प्रॉफिट में तो सर पैसे आए हैं, वहां क्यों नहीं बोल रहे, वहां क्यों गलत है, बिकॉज दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये कौन सी आइटम्स है, नॉन ऑपरेटिंग। क्या मेरा बिजनेस है मोबाइल बेचना, आपने ये चेयर ली मैंने आपको पढ़ाने के लिए, बिठाने के लिए, ये चेयर कल को खराब हो गई, मैं बेचने चला गया, अच्छी खासी बिक गई, मैं बिजनेस ठीक है, तो मेरा बिजनेस हो रहा है। मेरा बिजनेस आपको पढ़ाना, नॉट कि ये कि मोबाइल लिया चलाया और बेच दिया पैसे बन गए, यही काम कर लेते हैं, अपना वो काम नहीं है। इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब चीज लेते हैं बेचते हैं, लॉस प्रॉफिट तो होगा, पर वो मेरा बिजनेस थोड़ा है। मेरा बिजनेस क्या है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट कोचिंग रन करना, नॉट ये रन करना कि चीज ली उसको यूज किया फिर बेचा, मैं तो बढ़िया चीज है वही, ले आते हैं यूज करते हैं फिर बेचते हैं, ये मेरा बिजनेस नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। चाहे यहाँ पैसे आ भी गए थे, चाहे यहाँ पैसे नहीं गए। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, पार्टनरशिप में कब से पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट में से कुछ पैसा ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे, क्या एक्चुअली जेब से कुछ जाता है, जर्नलिज्म भी तो आपका ही है। जर्नलिज्म तो आपका ही है, जैसे आप घर पे कोई बॉक्स लगाती हैं पैसे सेव करने के लिए, अपने इस जेब से पैसे निकाल के उस बॉक्स में रख दिए, क्या कहीं बाहर गए, उसी बॉक्स में तो गए। पर आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, माइनस। मतलब ये सारे नाम वही लिए, जितने मैक्सिमम नाम है मैंने वो लिए जो आपको गलत मिले। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर टैक्स। कभी भी प्रोविजन बनाने पे क्या जेब से पैसा जाता है, नहीं, बट आपने खर्चा डाला हुआ है, तो इसको भी क्या किया जाए, कैंसिल। और प्रपोज्ड डिविडेंड, नाम ही इतना प्यारा है, प्रपोज्ड, अभी सोचा है डिविडेंड देंगे, दिया नहीं है, तो आपने खर्चा डाल दिया। जब डायरेक्टर्स 31 मार्च को, इसका कारण सुनना, ये यहाँ पे खर्चा क्यों है। एक्चुअली डायरेक्टर्स 31 मार्च को अनाउंस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अनाउंस कि आपके शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, डिविडेंड। पर एक्चुअली वो डिसाइड होता है कि डिविडेंड देना कि नहीं देना कब, 30 सितंबर है सर, इतना टाइम पहले, बिकॉज 31 मार्च को तो बुक्स बन गई, और बुक्स बनते ही शेयर होल्डर को उम्मीद होती है कि कुछ आएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट आएगा। पर 30 सितंबर को कंपनी की क्या होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग, जिस टाइम पे सीए अपनी कंपनी का क्या करके देता है, ऑडिट, कि भाई ठीक है अनाउंस किया था प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, इतने परसेंट दे देंगे, पर आज हालात कुछ और है। 6 महीने बाद जाके पता चला कंपनी तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो डिविडेंड दे ही नहीं सकते। बड़ा आप प्रपोज के नाम पे ढंग जा रहे हैं कि खर्चा बनाओ और पे करो। ऐसे ही टैक्स की कहानी सुन लीजिए, इनकम टैक्स हमेशा नेक्स्ट ईयर पे होता है, कभी नाम सुना हो आपने, नेक्स्ट ईयर मतलब असेसमेंट ईयर। जिस साल आप पैसा कमाते हैं उस साल तो टैक्स पे होता ही नहीं, उसके अगले साल। जैसे राइट नाउ कौन सा साल चल रहा है अभी, 22-23, इसमें जो भी पैसा कमाएंगे 23 के कहां तक, 31 मार्च 23 तक, जो भी पैसा कमाएंगे इसकी रिटर्न, रिटर्न मतलब समझते हैं, सरकार को इंफॉर्मेशन में कब भेजूंगा, 23-24 में, अगले साल, नॉट सेम डे। पर कंपनियां कहती है फिर 31 मार्च को तो बुक्स बन रही हैं, पर छोड़ भी नहीं सकते प्रोविजन ना बनाए, क्योंकि ऐसा प्रूडेंस, आप पढ़े लिखे लोग हैं, एंटीसिपेटेड लॉसेस हमें क्या करने पड़ते हैं, शो। मैं क्या टैक्स की प्रोविजन बना दो, कहते हमें क्या पता कितना टैक्स देना पड़ेगा, मैं जितना पिछली बार दिया था उतना देना ही पड़ेगा, बल्कि उससे ज्यादा से ज्यादा हुई है बल्कि इस बार तो मैं क्या काम करो प्रोविजन बना दो। पर क्या एक्चुअली प्रोविजन बनाने से जेब से पैसा गया, नहीं। एज लास्ट वन सेम प्रपोज डिविडेंड, और लास्ट क्या आ गया आपका, प्रॉफिट। अब कर शुरू कहां से हुए थे, सारे खर्चे खर्चे डालते गए, पर बाद में पता चला आप ठीक हैं बट सारे खर्चे रॉन्ग हैं ड्यू टू द कंसेप्चुअल एरर। अब आज चैप्टर ही कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, कैश फ्लो। अब कैश फ्लो कहता है मैं तो उन बातों में डील करूंगा जिसमें एक्चुअली पैसा जाता है और पैसा आता है। तभी में आपने ध्यान नहीं देखा, मैंने ऑपरेटिंग में एक वर्ड लिखा था लास्ट में, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा था, पेड। तो वर्ड मैं पेड बोल रहा हूँ वर्ड साथ में, पेड, जो एक्चुअली पैसा गया, क्योंकि 2-2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है,
आप इस साल का क्वेश्चन बना रहे हैं तो इस साल जो टैक्स पे करेंगे कौन सा होगा, वो पिछले साल का, तो मैंने यहाँ पे पेड लिखा। फिर जो ऊपर ऐड करूंगा वो किस नाम से होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। तो मींस दैट इन्वेस्टिंग बहुत आसान है, फाइनेंसिंग बहुत आसान है, ऑपरेटिंग भी आसान है, और थोड़ा प्रेजेंस ऑफ दिमाग से चलिएगा। क्या चीज एक स्टार्ट होगा प्रॉफिट से, उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी कुछ, तो मैंने बहुत ज्यादा नाम लिख दिया एडजस्टमेंट, तो वहां पे 3-4 है। मान लो जर्नल रिजर्व की, मान लो कोई डिविडेंड की, मान लो कोई टैक्स की, इतना सा पॉइंट है। शुरू करूं, इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस आप देखेंगे। वर्किंग कैपिटल में क्या कहानी है लिख लो, आ जाओ। वर्किंग कैपिटल आपने मुझे क्या बताया था, सी ए माइनस सी एल, जबकि यहाँ पे माइनस माइनस कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं करना। यहाँ सिंपल तरीका आपको बताता हूँ कंफ्यूज करने की बजाय। अगर करंट एसेट्स, सिंपल तरीके पे आ जाओ, बढ़ेंगी तो क्या होगा, जल्दी बोलिएगा, आउटफ्लो। कारण क्यों, करंट एसेट बढ़ने का कारण आपने उसको क्या किया होगा, परचेज, परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। अगर करंट एसेट गिरेंगी तो क्या होगा, इनफ्लो, मतलब आपने उसको क्या कर दिया होगा, सेल। डन। अब कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा आप डेटर के बारे में सोचिए, जैसे भी सोचिए, बस सिंपल सोचो। अगर करंट एसेट बढ़ी तो आउटफ्लो, करंट एसेट गिरी तो इनफ्लो। इसके ऑपोजिट आ जाइए, करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इनफ्लो। कारण क्यों, ये बच्चे को यार हजम नहीं आता। करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, हमने और लोन ले लिया, और उधार पे माल उठा लिया, तो पैसे इनफ्लो, पैसे और आ गए। अगर करंट लाइबिलिटी गिरेगी, कॉमन सेंस है, आउटफ्लो, रीपेड। आपने पैसे रीपे करने शुरू कर दिए, क्रेडिटर पहले 1 लाख थे, 80,000, मतलब आपने 20,000 क्रेडिटर पे कर दिए होंगे, तो इसमें मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, पहले देख लो। लैंड तक बच्चा समझ नहीं आती, पर इनफ्लो आउटफ्लो क्या चीज है, और बच्चा फिर कंफ्यूज होता है, सर यहाँ तो डेटर है, यहाँ तो स्टॉक है। मैं कहा मैं नहीं जानता डेटर स्टॉक है। अब ये पढ़ करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ेगी तो इनफ्लो, गिरेगी तो आउटफ्लो। करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इनफ्लो, गिरेगी तो outflow। तो दिमाग की बात ही नहीं इसके अंदर की सोचना। और लास्ट इसके बाद आपको बताया था क्या माइनस होता है, इनकम टैक्स पेड। मैं बता के जाऊंगा, क्वेश्चन में दिया होगा, आपने कुछ नहीं याद करना। मेन पॉइंट है बस पहले वाला, रेक्टिफाई प्रॉफिट। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनेगा, पहले लिख लीजिए, हेडिंग दे लीजिए, वर्किंग नोट कुछ काम आएंगे मेरे लेजर्स में, आपको हेल्प हो पाई तो बताऊंगा, साथ साथ में जितना हो सकता है करेंगे। वर्किंग नोट क्या, एन नेट प्रॉफिट, मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट चाहिए होगा बिफोर टैक्स, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बिफोर का, बस बिफोर टैक्स का नेट प्रॉफिट चाहिए होगा बिफोर टैक्स। कारण क्यों, क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, सरप्लस इन एसपीएल, सरप्लस इन एसपीएल। सर एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आप ऐड करेंगे जनरल रिजर्व का पैसा, जो भी आपने ट्रांसफर किया होगा, अगर है तो आएगा, अदरवाइज नहीं है तो ना से। और इन दोनों वर्ड्स को ही हम लोग यहाँ पे क्या 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 बुलाया करेंगे समटाइम, रिजर्व एंड क्या, सरप्लस। फिर पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे बुक क्या बोल रही है, समटाइम वर्ड नहीं होता भाई। तो फिर रिजर्व एंड सरप्लस दो, इसी में दो वर्ड और ऐड कर दीजिए, डिविडेंड ब्रैकेट में कौन सा, इंटरम अगर दिया हुआ, और इसी में अगला वर्ड ऐड कर दीजिए कौन सा, प्रपोज्ड डिविडेंड, और एक लास्ट वर्ड ऐड कर दीजिए प्रोविजन फॉर क्या, टैक्स। ये 5 आइटम्स हैं जो आपने ऐड करनी है, जिससे आपका एनपी बिफोर क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। फटाफट देखिए, सरप्लस इन एसपीएल मतलब प्रॉफिट जो भी होगा, जर्नल रिजर्व सर ना हुआ तो फिर सीधा होएगा जनरल रिजर्व, फिर सीधा होएगा रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ तो होगा डायरेक्टली। डिविडेंड्स इंटरिम ना हुआ तो रहने देंगे, प्रपोज ना हुआ रहने देंगे फिर, और टैक्स ऐड कर देंगे। पर टैक्स का कौन सा, प्रोविजन। कुछ पॉइंट्स आएंगे, सरकार ने क्या अमेंडमेंट्स लिए हैं आपको बताऊंगा, मेन मेन पहले देख लो एक बार, प्रोविजन फॉर टैक्स। डन है जी। अब थोड़ा सा एक अकाउंट बना लीजिए मेरे साथ साथ, अगर जरूरत पड़ी तो आपके काम आएगा। लिखिएगा वर्किंग नोट्स, पहला अकाउंट मैं बनाने जा रहा हूं मशीनरी अकाउंट। एक्चुअली मशीनरी तो उसका नाम हो गया,
आप उसकी ब्रैकेट में लिख सकते हैं एरो देके फिक्स्ड एसेट अकाउंट। वो मशीनरी का हो, फर्नीचर का हो, बिल्डिंग का हो, किसी का भी ऐसे ही बनेगा। आप जानते हैं यहाँ डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट। कर लिया। स्टार्टिंग कहां से होती है अकाउंट की, गड़बड़ नहीं चाहिए। टू बैलेंस कहां से, ब्रॉट डाउन, पता है एसेट है बीडीओ का, एसेट है तो डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर वहां ब्रॉट डाउन है तो फिर यहाँ पे 4-5 लाइनें छोड़ के बाय बैलेंस क्या होगा, कैरी डाउन। ये तो हमें दिया ही हुआ है ना, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। कोई भी नई परचेज होगी किस साइड होगी, डेबिट साइड। देखिए टू बैंक, ब्रैकेट में परचेज, एंट्री भी क्या होती है पढ़े लिखे हुए, मशीनरी टू बैंक। कोई भी सेल होगी तो कहां पे होगी, राइट साइड। तो इट्स अ बाय सेल्स, बाय सेल्स। सेल पे अगर कोई भी लॉस आया तो वो भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, बाय एसपीएल। आप समझते हैं लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट, तभी मशीनरी अकाउंट में क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, रिवर्स। अगर कोई प्रॉफिट आया तो कहाँ आएगा, डेबिट टू एसपीएल, ब्रैकेट में क्या, प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या, प्रॉफिट। और द लास्ट वर्ड जो यहाँ पे आ सकता है, इट्स अ डेप्रिसिएशन। क्या वर्ड आ सकता है, डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आप टोटल कर सकते हैं जो भी इस अकाउंट का हुआ करेगा। बैलेंसिंग फिगर ज्यादातर निकला करेंगी कुछ ना कुछ, बैलेंसिंग फिगर कोई ना कोई आया करेगी। तो ये आपके अकाउंट का फॉर्मेट है। हाँ, डेप्रिसिएशन के स्लैश देके मैं एक वर्ड और लिखना चाहूंगा डेप्रिसिएशन की जगह, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कोई वर्ड सुना होगा स्लैश देके, जा तो वर्ड डेप्रिसिएशन आएगा, एक लास्ट वर्ड आएगा, दोनों में एक ही होगा, बट अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको आप +1 में नाम बोलती थी अगर याद हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कुछ याद हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक और नाम है इसका, डेप्रिसिएशन फंड। मैं वो भी बना के दिखाऊंगा इसके नीचे, अगर वो आ गया तो है, अदरवाइज नहीं बनेगा, अदरवाइज सिंपल बाय डेफिनेशन है। ठीक है, अगर वो अकाउंट आया तो देखो उसका क्या नाम है, नीचे बनाइए, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, नॉर्मल टी शेप, डेबिट और क्रेडिट, लिख दिया। अकमुलेटेड एक्शन के ही 2-3 नाम और हैं, लिख लीजिए, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। इसी का ही एक तीसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 3-3 नाम है, पेपर में आ जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फंड, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और आपको पता होना चाहिए ये बाय नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी। बाय नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ पे आता है, बाय, हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये गलतियां नहीं चाहिए मुझे बैलेंस की, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सबसे बड़ी गलती है, ये गलती हुई तो काम ही खराब हो गया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कर भी किसका है, टू बैलेंस सीडी। अगर बीडी उस साइड है तो सीडी कहां पे आएगा, जल्दी बोलिएगा, डेबिट साइड। टू बैलेंस क्या, सीडी। डन हो गया। डेबिट साइड पे लिखिए टू एसेट्स अकाउंट। एसेट अकाउंट समझते हैं, जिस एसेट के ऊपर आप क्या लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन। कभी कभार मान लो मैंने बोला था मशीनरी, कौन सा बोला था, मशीनरी। कभी फर्नीचर आता नहीं, वैसे फर्नीचर कभी, मशीनरी ज्यादा आएगा, या बिल्डिंग, दो ही होते हैं, मशीनरी या बिल्डिंग, दो ही होते हैं। और यहाँ पे आप इसका क्या लगाएंगी, जल्दी बोलो, टोटल। यहाँ पे भी टोटल लगाएंगी, बट आप देख पाएंगी कि इधर एक मैंने फिगर छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे मेन आंसर निकल के आएगा, जिसके आगे आप क्या लिखेंगी, एसपीएल, जो एक्चुअली डेप्शन कहा जाएगी, प्रॉफिट एंड
लॉस में इसके क्रेडिट साइड लिखेंगे तभी एसपीएल की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। लॉजिक क्या रखिएगा, तो डेप्रिसिएशन ये जो आएगा ये आपका आंसर बॉक्स जो आएगा। पर तब पता चलेगा अगर अकाउंट बनवाऊंगा तब, ऐसे नहीं पता चलेगा। क्या बताना है ये रजे क्या चीज है मैं बता रहा हूँ, जब अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए पहली बात तो हर बंदा मेंटेन नहीं करता अकाउंट, ये +1 में टाइप्स थी। अगर आप प्रोविजन फॉर डेफिशिएंसी मेंटेन करते हैं तो होगा। ओरली बोल रहा हूँ एक बार, मान लीजिए यहाँ बैलेंस आपने लिखना 1 लाख, यहाँ बैलेंस है 150। अब किसी कारण से यहाँ 150 आया होगा, यहाँ 20,000 और है। अब लेजर का टोटल मैच करता है, तो डेबिट का टोटल कितना हो गया, मान लीजिए 170, उधर कितना आ रहा है 1 लाख, तो डिफरेंस इज द 70, वो 70 इज द डेप्रिसिएशन जो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लिखा होगा, वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट। तो ये पॉइंट है, वरना अदरवाइज कोई नीड नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा कब कब जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज ये 2 अकाउंट है डन। इसी के नीचे तीसरा अकाउंट का नाम दीजिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, जिसको आप NCI बोल रहे थे। 4 लाइन का बस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख दिया। और एसेट है, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, टू बैलेंस क्या हो जाएगा, BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट साइड पे फिर वही बात, टू बैंक, अगर हमने कोई एसेट क्या किया है, परचेस, डेबिट साइड। और डेबिट साइड पे ही टू SPL, अगर हमें क्या हुआ कोई प्रॉफिट, हमें क्या हुआ कोई प्रॉफिट। क्रेडिट साइड पे बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल्स, डन। उसी के नीचे बाय SPL, ब्रैकेट में लॉस। अगर लॉस हो, दोनों तो इकट्ठे नहीं होंगे, कभी प्रॉफिट होगा ट्रांजेक्शन पे, कभी लॉस, तो उसको अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। कोई डाउट बताइए, डन सर। नॉन करंट मशीनरी का डेफिनेशन के साथ बता दिया अगर जरूरत पड़ी। और एक लास्ट अकाउंट जिसके बाद जरूरत पड़ेगी, इट्स अ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये लास्ट है जी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। और आपको नेचर के बारे में पता होना चाहिए, ये भी कौन सा है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अगर उधर ब्रॉट डाउन है तो यहाँ पे टू बैलेंस CD, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस CD हो गया। और ये अकाउंट तब बनेगा अगर यहाँ पे थर्ड इंफॉर्मेशन हमें दी होगी, इट्स अ टू बैंक, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा पेड। अगर हम बता के जाएंगे टैक्स पेड, मैं यहाँ ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, टैक्स पेड अगर हमें दिया होगा तब यहाँ फिट हो जाएगा। और फोर्थ हमारी बैलेंसिंग फिगर फिर इस तरफ निकलेगी, उसके आगे क्या लिखेंगे, बाय SPL, ब्रैकेट में प्रोविजन, बाय SPL ब्रैकेट में प्रोविजन, समझिएगा। डन हो गया। अकाउंट तब तक बनना है, पहले तो BD CD होना जरूरी है। और इन दोनों में, इन दोनों फिगर्स में, दोनों ही आंसर है वैसे, इन दोनों में एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मे बी लिखा होगा इनकम टैक्स पेड, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड, या लिखा होगा इनकम टैक्स क्या प्रोवाइडेड, तो फिर ये आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, डन। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या बनता है, हेडिंग देख के, प्रोविजन फॉर टैक्स का
अगर ना तो आपको पेड बताया ना आपको प्रोवाइडेड, देन आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिख लीजिए इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का। तो दो एरो बना रहा हूं, एक है ओपनिंग और एक क्या है क्लोजिंग। तो नोट करिएगा, पेपर तक आपके काम आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग और क्या क्लोजिंग। ओपनिंग की हम क्या करने वाले हैं जी, पेमेंट। ओपनिंग की क्या करने वाले हैं, पेमेंट। और क्लोजिंग की क्या बनाने वाले हैं, प्रोविजन। मतलब ये वर्ड बड़ा चलेगा, आपको सुनने को मिलेगा मार्केट में। ओपनिंग की पेमेंट कर दो, क्लोजिंग की प्रोविजन। कहते हैं क्या चीज है, अब सुनना क्या है। पेमेंट मतलब ओपनिंग क्या किया जाएगा माइनस, क्लोजिंग क्या किया जाएगा ऐड। पहली बात तो अब कहाँ कहाँ पे कर जाएंगे, कुदरती बात है, दोनों ही वर्ड कहाँ जाते हैं प्रीमियम टैक्स की, ऑपरेटिंग में। ये ऑपरेटिंग में ही क्या किया जाएगा, जल्दी बोलिएगा, माइनस। और ये ऑपरेटिंग के टॉप पे ही क्या किया जाएगा, ऐड। प्रोविजन ऐड करनी है, पेमेंट लेस, जो भी आप करके भी रही थी। लास्ट में लिखना था इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे, तो ये वाला पेड पेमेंट, ये वाला पेड। डन हो गया। लास्ट पॉइंट, प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या वर्ड है, प्रपोज डिविडेंड। दो एरो हैं, ओपनिंग और कौन सा क्लोजिंग। पहली बात तो इसके ऊपर अमेंडमेंट आ चुकी है छोटी सी। पहले इसको करंट लाइबिलिटी मानते थे, अब इसको मानते हैं कंटिंजेंट। कोई वर्ड सुना नहीं होगा आपने वैसे, ये CONTIN, कंटिंजेंट, GENT, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। देख लिया। इसमें क्या सीन है जी, जो क्लोजिंग दिया होगा उसको तो आपने टोटली क्या कर देना है, इग्नोर। क्लोजिंग से हमारा कोई लिंक नहीं है, दिया होगा ओपनिंग 15,000, क्लोजिंग 20,000, तो 20 पे तो ज्यादा काटा। ओपनिंग को ही आपने एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है। और ये ऐड कहाँ होगा, पहले ये भी बता दूं, ऑपरेटिंग के टॉप पे। अभी आपने जो बनाया था ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाया था, वहीं पे था ये। और माइनस कहाँ होगा, फाइनेंसिंग में, बिकॉज डिविडेंड पेड इज एन आइटम ऑफ फाइनेंसिंग। ये प्रपोज डिविडेंड का सीन है। अब इसी से वर्ड आप इंटरम बनाएंगे, वो भी डिट्टो पेस्ट है। इंटरम में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, इंटरिम डिविडेंड। यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, यहाँ एक ही होता है, इंटरम ही होता है। तो इसको एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस सेपरेट है जी, प्रपोज से लगा है। प्रपोज हर साल होता है एंड एनुअली कंपनी ने देना ही देना है, 2%, 5%, 6%। ये कभी कभार कंपनी बीच में खुश होकर एक्स्ट्रा दे देती है, यहाँ जी प्रॉफिट ज्यादा हो गए तो चलो बांट दीजिए। इंटरम इंटरिम जो भी है, आंसर वही है, ऐड या माइनस। ऐड कहाँ होगा, ऊपर टॉप पे, कहाँ पे जल्दी बोलेगा, ऑपरेटिंग। और माइनस कहाँ होगा, सबसे लास्ट में, कहाँ पे, फाइनेंस। डन सर। मेरे एंड पे आपके यही वर्ड थे, कोई और वर्ड बीच में आता तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज के लिए अपना राइटिंग पार्ट पूरा थ्योरी विद वर्किंग नोट्स विद फॉर्मेटिंग अभी डन है, प्रैक्टिस है, मैंने करवा दिया। और एक मेन चीज कि कैश का आंसर जो मैं बोल रहा था, ये रहा ना, मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग पे टॉप पे, ये ऑपरेटिंग का पार्ट टॉप यहाँ पे करके, ये रहा प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे ऐड होगा, और लेस कहाँ होगा, फाइनेंसिंग में जाके। डन। अब आंसर की बात करें अगर आपसे, तो ये आपने कुछ राइटिंग पार्ट किया हुआ है। अभी आप मुझे कह रहे थे कि कैश हमारा आंसर है, एक नई चीज। करंट इन्वेस्टमेंट को भी आपकी बुक ने क्या ट्रीट करने को क्या है, नॉट करंट एसेट। उसने इसको क्या कहा है, इसको भी क्या मान लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये थोड़ा डाउट आ सकता है, टीचर की क्लास में कहेगी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो दिया हुआ है, पर करंट इन्वेस्टमेंट को भी आप किसका पार्ट मान लो, CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक और वर्ड चलता है, कैश तो आता नहीं है, क्यों नहीं आता, करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं तो अभी तो कह रहा हूँ आपको मानते हैं यहाँ पे, वरना आंसर आ जाएगा। चाहे इस चैप्टर की खासियत क्या की, जैसे मर्जी कर लो आंसर आ जाएगा। तो एक जगह ऐड करना है, एक जगह लेस करना है, नेटवर्क तो जीरो ही है।
पर पॉइंट इज दैट इफेक्ट दिखाना पड़ेगा हमें। तो करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इसको आप लोग ये नाम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या वर्ड बोलते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी। इन दोनों वर्ड्स को जहां भी दिख गए करंट एसेट मत मानिएगा, इसको किसका पार्ट मानिएगा? कैश। अभी मैं आपको दोबारा बता सकता हूं मैं क्या कह रहा था, सुनना। मैं कह रहा था 70 से 70,000 से क्लोजिंग कैश कितना है, कितना चेंज हुआ? 24 इज आंसर। मैं भी ये बता रहा था। अब इसको अपर कर देते हैं, इसमें कोई आंसर वाला सीन नहीं है। अब दोबारा ऐड करना। ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा है, जल्दी बोलिए? 134। ओपनिंग कैश कितना पड़ा है? 70। ये दोनों कितने हो गए, जल्दी बोलिएगा? 2,04,000। ठीक है, मैंने इधर से 50 प्लस 94, 50 अब चेंज हो गया सारी गेम। 50 प्लस 94 कितने हो गए, जल्दी बोलो? जबकि आपका ओपनिंग कैश कितना था, जल्दी बोलिए? ओपनिंग कैश, और ये क्या है? क्लोजिंग कैश, यही था। 2,04,000 से आपका आंसर कितना आ गया? 144। तो मतलब तीनों एक्टिविटी का समझो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जो मैं बोल रहा था, तीनों एक्टिविटियों का मिला के आंसर कितना आएगा? 60 नेगेटिव। 60 नेगेटिव, क्योंकि उसमें मैं ओपनिंग कैश, ये आंसर आएगा मेरा सबसे। उसमें मैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या करूंगा? ऐड। तो मेरे इक्वल टू किसके आ जाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो दिस इज द कैश फ्लो का चैप्टर। बेसिकली क्या था, दोबारा दो बैलेंस शीट दी होंगी, कुछ नीचे पॉइंट्स होंगे। अभी पहला क्वेश्चन तो ऐसा है हमारा जिसमें नीचे पॉइंट ही नहीं, जिसको आप बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। यही अकाउंट काउंट वाले, अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं, अभी नॉर्मल प्लेन है। और तीन एक्टिविटी आपने बनानी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। एक लाइन में बनती है, पहले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। पर मेरा बनाने का वे थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको पहले रिटर्न प्रैक्टिस 41 से 49 तक की मेरी पीडीएफ है, बिल्कुल बेसिक। फिर 50 से 57 एक अलग क्वेश्चन है। टीएस के सारे क्वेश्चन कवर है, टीएस के सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। डन हो गया। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर बनाएंगे विद फॉर्मेट। जब आप 2-3 दिन लगातार इस वीक को लगा लेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सिखाऊंगा एक्चुअली इसका पूरा फॉर्मेट क्या है। वैसे वर्ड्स तो अभी पूरे लिखाऊंगा, कोशिश नहीं रहेगी, बट उसको फॉर्मेटिंग करने का तरीका क्या होगा इस 2-3 क्लासेस के बाद। डन। और मेन चीज, अगर आप रुक रहे हैं 2 मिनट तो मैं आपको नेट आंसर एक बार दिखा दूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना आया? 152, मतलब पैसा आया। कैश यूज्ड का मतलब है पैसा क्या हो गया? यूज्ड, नेगेटिव 362। और कैश फ्लो फ्रॉम, पैसा आया, कितना आया, जल्दी बोलेगा? 150। अभी आप कह रही थी 152 यहां से आया, सुनने वाली बात है, सबके अलग अलग आंसर है। 150 कहां से आया? फाइनेंसिंग। टोटल पैसा कितना आया? 3,02,000। और यहाँ पे कितना पैसा गया? 362। कौन बड़ा है? 62। नेट आंसर कितना आ गया? जो मैं आपको कह रहा हूँ, दिस इज द नेट आंसर 60,000 क्या आ गया? नेगेटिव। अब इसको बनाना कैसे है अपने अकॉर्डिंग, ये थोड़ा आप इसको साफ सफाई करते हुए इसको हेडिंग देंगे, इसको साफ कर दीजिए। मैं सारा ये रब कर देता हूँ, ये आपको समझ आ जाएगी पूरी गेम है क्या ये। कॉपी पे हेडिंग दीजिए सेंटर में कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉपी पे हेडिंग दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके नीचे ईयर लिखिएगा मेरे बुक के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। मैं इसको सब एक बार उड़ा देता हूँ। ईयर बाद में लिख के दिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन का ईयर यार जी 31 मार्च 21, और कौन सा? 20। आप करंट लिखेंगे 21, तो लिखना कैसे है सुनो। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है मेरी? जरिए अनसोल्ड है, ये मैं अनसोल्ड करा रहा हूँ डायरेक्ट आपको सीधे 41 नंबर से। तो अब यहाँ पे जहाँ चले थे, लिखिए 41 नंबर देके यहाँ पे, यहाँ तक हो गया आपका। यहाँ पे लिखिए 41 नंबर, बुक का नाम लिखिए टीएस गरेवाल, पार्ट सी बुक, अनसॉल्व क्वेश्चंस। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से देख सकते हैं। पेज नंबर एक कम से कम होगा जी 5.106 के करीब, 5.106 के करीब होगा। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे ना हो तो टोटल मैच कर लेना। 1340 और 1098, 1340 और 1098 अगर मिल गया तो मुझे बता दीजिएगा एक बार। 1340 और 1098 मिला प्रेरणा? कौन सा नंबर है? 105 पे क्वेश्चन नंबर 41 ही है।
बस ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर वही है, थोड़ा पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है पर चीज वही होती है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होती क्वेश्चन में। ईयर कौन सा दिया हुआ चेक करना, बोले 22 है क्या, 21 22, हाँ चलो वही 22 21 की बात है, हम वहां पे 20 21 कर रहे हैं। मतलब आप एक चीज फॉलो करिएगा, अभी 21 फॉलो कर रहे हैं, अगली बार के लिए पीडीएफ मैं भी नई वाली से बनाऊंगा, फिर आपको नई पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब करना कैसे है सुनो, सेंटर में हेडिंग दीजिए फटाफट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मैं फिर कह रहा हूं, पहले आज मैं अपने फॉर्मेट से करवा रहा हूँ, ना कि बुक के फॉर्मेट, ये फिर देखिए जो हमें सिर्फ पहले सीखना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मैं अपने पीडीएफ के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, डन। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कर लिया। इसके मैं 3 पार्ट्स डिवाइड कर रहा हूँ, पूरी शीट को, आपके पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, आप भी ऐसे डिवाइड कर लीजिए पूरी पेज को 3 पार्ट्स, इक्वल इक्वल पार्ट्स में। नंबर 1 के नीचे क्या लिखेंगे, पहले वाले में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, डन हो गया। एक्चुअली जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करती हैं तो जाते ही मेरा हमेशा पहला वर्ड यहाँ पे होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मेरा पहला वर्ड होता है। ऑपरेटिंग के बिल्कुल टॉप पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहां लिखते ही हाफ पेज तक स्पेस छोड़ के, हाफ पेज तक स्पेस छोड़ के हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, यहाँ नीचे आके कैलकुलेशन ऑफ क्या, नेट प्रॉफिट, पूरे पेज का बनाना है नहीं, हाफ पेज में आ जाएगा। इसमें भी मेन तो ऑपरेटिंग ही जाता है नीचे तक, और इन्वेस्टिंग 200 लाइन का, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग टोटल लाइंस का, हाफ पेज छोड़ के बस बहुत है जी, हाफ पेज बहुत, नीचे 2 लाइन का ये बनना है। हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऊपर स्पेस कम होते हुए आपकी बुक अलाउ नहीं करती, तो वो कहती है इसका वर्किंग नोट नीचे बनाइए, फिर सीधा डायरेक्ट फिगर लाके वहां लिखिए। तो आप यहाँ इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1 कि वहां से जाके देखो वर्किंग नोट 1, ये रहा वर्किंग नोट 1, डन है, हो गया, सही है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लो अब क्वेश्चन में चलते हैं। वैसे लाइंस यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, इसके ऊपर एक वर्ड आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके नीचे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, वो एक हेडिंग हो जाता है, ABC हेडिंग जाता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन में। वैसे तो मैं डायरेक्ट पोस्टिंग करता हूँ, जो वर्ड आ गया फटाफट लिखते हैं, जो कारण की हो तो आप सीख ही चुके। एक बार वर्ड याद करने तो कॉपी पे याद कर लो क्या क्या थे। फाइनेंसिंग में कौन कौन जाएगा जल्दी देखो, शेयर, डिवेंचर, लोन, इंटरेस्ट और डिविडेंड इफ एनी। और इंटरेस्ट आप पे करके आएंगे आएंगे अगर किसी लोन के साथ क्या लिखा गया, रेट, या किसी डिवेंचर के साथ क्या आ गया, रेट, तो पक्का आएगा। 2 वर्ड और थे, बैंको डी और SPR। और इन्वेस्टिंग में परचेज सेल ऑफ NCA, परचेज सेल ऑफ NCA, कोई डिविडेंड इंटरेस्ट अगर मिला। चलो पहले पॉइंट पे आओ, अगर मैं लाइन से पूछूं, पहला वर्ड जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी फर्स्ट, शेयर कैपिटल 6 लाख से, देखना गलत ना करना प्लीज काइंडली, ये कौन सी फिगर है जल्दी बोलिएगा, ओपनिंग, ये कौन सी है, क्लोजिंग। हम ओपनिंग से हमेशा क्या देखेंगे, क्लोजिंग। ओके नहीं नजर बैठती है, उल्टा देख देते हैं, 8 से 6 हो गया, नहीं नहीं 6 से 8 हो गया। अगर शेयर कैपिटल 6 से 8 हुई है तो मतलब जल्दी बोलो 2 लाख की इंक्रीज। तो चलिए फाइनेंसिंग में जाके लिखिए शेयर कैपिटल 2 लाख, ऐसे। इनफ्लो आउटफ्लो कोई वर्ड नहीं लिखना, या इनफ्लो आउटफ्लो आपके क्या होंगे, सिंबल्स। आप ऐसे लिख देंगे तो इसमें इनफ्लो, इसका अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आउटफ्लो। हाँ पेपर में अभी मैं शेयर कैपिटल लिखा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लिख देंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आइए, क्या वर्ड है जल्दी बोलिए, रिजर्व एंड, बट में बताया था रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाता है, जल्दी बोलो, ऑपरेटिंग। और नीचे इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 1 मतलब इसका नीचे नोट पड़ी है, क्या नोट एक ही वर्ड था, तो यार जान के कंफ्यूज करते हैं, नोट आप ऊपर ही देते। और क्या नोट है जल्दी बोलो, SPL 3 लाख से कितना हुआ जल्दी बोलो, 4 लाख। तो इसको पता है, हम टॉप पे तो लिखते नहीं, हम इसको लिखते हैं, यहां जाके लिखिए सरप्लस इन SPL, सरप्लस इन SPL।
इक्वल्स टू 1 लाख, सरप्लस इन एसपीएल इक्वल्स टू 1 लाख। डाउट? सही है। अब बैक चले, तो यहाँ पे और कुछ था, देख लीजिए। डन है। अब आइए क्वेश्चन पे, ये हो ही गया। नेक्स्ट वर्ड बड़ा विश्वास क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। कोई नोट नहीं है? कोई नोट नहीं है तो मुझे क्या पता कोई रेट भी होगा। सिंपल, जल्दी बोलिए। 150 से कितना हुआ? जल्दी बोलो। 150 से ये कम हो गया, तो अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में पता नहीं डिवेंचर है, पता नहीं लोन है, बट कम हो गया, तो आप भी वर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग ही बोल दीजिएगा। 150 से 1 लाख हुआ तो लिखिएगा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वर्ड पूछ रहा हूँ। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में हाँ, तो आउटफ्लो 50,000 रुपए का क्या होगा? जल्दी बोलो। आउटफ्लो। ये बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, कल से एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। डन। अगला चलो, अगला वर्ड क्या है? फास्ट बोलो। करंट लायबिलिटी। उसके अंदर क्या दिया हुआ है? ट्रेड पेबल। वेट करते हैं, कारण ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मैं पंगा नहीं लूंगा, इसको मैं हमेशा लीव करता हूँ। इधर आ जा। एनसीए, पीपीई बताया था, नया नाम आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको पुराना नाम क्या बोलते थे? फिक्स्ड एसेट्स। और नीचे दिया भी हुआ क्या? टेंजिबल। नीचे कोई इंफॉर्मेशन देख लो, नहीं है, खुद चेक करो। 560 से कितनी हुई एसेट्स? 850। कितना चेंज हुआ? 560 से 1, ज्यादा नहीं हो गया? 290 हो गया। 560 से देखो ना, तो पहले 6 तक देखो, 2.5 और 40, 290। चेक करिए, समझ आया नहीं आपको? पहले 560 था, आज कितना हो गया? जल्दी बोलो। 850। कितना चेंज हो गया? और बड़ा ही है सर चेंज, तो क्या चेंज करने का कारण क्या होगा? परचेज ऑफ क्या? पीपीई। परचेज खरीदा होगा, और खरीदा होगा तो मुझे जल्दी बोलिए, पैसे आएंगे या जाएंगे? हैं? ठीक है, बैठो, अभी दोष करानी। इट्स अ 290, इट्स आउटफ्लो। नेक्स्ट वन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। 160 से कितना हुआ? जल्दी बोलिए। 232। 160 से ये भी बढ़ रहा है, तो मतलब क्या किया होगा? परचेज। तो लिखिए परचेज ऑफ एनसीआई। परचेज ऑफ एनसीआई कितने रुपए कह रहे हो? 72। डन हो गया? जल्दी बोलो। सही है। फर्स्ट, आगे चलिए। करंट इन्वेस्टमेंट आपने मुझे कहा किसका पार्ट है? कैश का। इन्वेंट्री और टीआर दोनों कौन सी एसेट है? जल्दी बोलो। करंट एसेट। जहां करंट लायबिलिटी करूंगा वहां इनको कर दूंगा। और कैश, कैश का पार्ट है। खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो पूरे क्वेश्चन में आपने वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन से फाइनेंसिंग, कौन से इन्वेस्टिंग, कौन से ऑपरेटिंग। हाँ, ऑपरेटिंग का मैंने फालतू भी कुछ नहीं किया, कुदरती बात है। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में टैक्स है ना, क्वेश्चन में डिविडेंड्स है ना, जर्नलिज्म की बात हुई, तो मैंने जो वर्किंग नोट बनाया था नीचे वो हमारे काम नहीं आ पाएगा। तो जस्ट ओनली इट्स 1 लाख, कुदरती बात है, वो वही रह गया, कुछ आया ही नहीं। वरना यहाँ 4 वर्ड्स आते हैं, आपको बताया था, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और जर्नलिज्म। कुदरती कोई भी नहीं, आपके पास एक ही वर्ड था, इसको टॉप पे लिख सकती हैं। अब शुरू करिए मेरे साथ फटाफट। क्या चीज? 1 लाख। डन हो गया। अगर मैं आपको आंसर कराने चाहूं, इसके आंसर तो तैयार हो गए। 2 लाख पॉजिटिव है, 50,000 नेगेटिव है, तो नेट आंसर बताइए कितना आएगा? 150। नेट आंसर इज 150। और उसके आगे लिखेंगे क्या? हमेशा लिखना सीखिए। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, जहां पॉजिटिव होगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इधर करिए। 290 प्लस 72 कितना हुआ? जल्दी बोलो। 362। अब समझ आ रहा है? लिखिएगा नेट कैश यूज्ड इन, जहां नेगेटिव होगा वहां बोलेंगे यूज्ड। ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी आपको। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन हो गया। अब इधर तो मैं क्या ही कहूंगा कि अभी तो वर्ड ही हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वही 1 लाख आ गया। इसके नीचे हमें वैसे तो ना एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, आज मैं लाइन लिखवा देता हूं पर खाली है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उधरती बात है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। 1 लाख फास्ट। अब अच्छा कहता है यहाँ पे एडजस्टमेंट है, कोई हिंट मतलब जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे गुडविल, कोई लॉस, कोई प्रॉफिट, जो पीछे कर रहे थे आप लोग सारे वर्ड्स, तो यहाँ पे आएंगे। अभी है नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसकी आगे फिर हम क्या लिखेंगे? वर्ड कैश। इस पूरे चैप्टर में हम नोट करेंगे, ये इंग्लिश ही मेन है, ये क्या क्या लिखना है बार बार। लेस देन से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये सेंटेंस चलता है जिसके आगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डन हो गया। अब मैं वापस चला, मुझे बताना क्या क्या थे लाइबिलिटी में, ऊपर क्या छोड़ा था मुझे बताओ। सिर्फ एक ही वर्ड था क्या? टीपी। 48 से कितना हुआ जल्दी बोलो। 48 से 40, तो आप भी बोल सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ टीपी। 48 से 40 होने का मतलब आउटफ्लो, क्रेडिटर कम हुए तो पक्का आपने पे कर दिए होंगे सर, और क्या कारण होगा सोचो। नेक्स्ट पॉइंट, एसेट्स में कुछ नहीं छोड़ा था, सिर्फ दो वर्ड छोड़ दे, क्या? इन्वेंट्री और टीआर। तो पहले यहाँ नाम लिख दूं फिर फिट कर लेना, इन्वेंट्री और क्या वर्ड था? टीआर। और इन्वेंट्री कितना था? 82 से कितना जल्दी बोलेगा? मतलब कम हुई है, तो इन्वेंट्री मतलब आपने क्या करी होगी? सेल। तो पैसा आया 82 से 76 मीन्स कितना? 6,000 रुपए का इनफ्लो। एज द लास्ट वन टीआर 92 से 38, 92 से 38 कम हो तो मुझे पता कम हुए हैं, कितना कम हुए? 92 से 38 54, 54,000 कम हुए हैं, तो मतलब ये भी क्या हो गया? इनफ्लो। नेट कर दीजिए 54 प्लस 660 160 माइनस 8 152, याद आ गया? 152। वैसे मुझे इसके आगे भी लाइन लिखनी पड़ती है, कैश जनरेटिंग, सुन लो तभी लिखना नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स पेड नहीं है तो अपन इसको फाइनली आंसर बोल देंगे, वरना इसको लाइन क्या बोलते हैं? कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर इनकम टैक्स पेड। फॉर इनकम टैक्स पेड माइनस कर दो, दिस इज द फाइनल आंसर। पर इसमें इनकम टैक्स नहीं है तो मैं इसी को बोल रहा हूं नेट कैश, आपके पास स्पेस होगी लिखो, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डन सर, मेरे एंड पे क्वेश्चन फिनिश है। और मैं इसको मैच करके दिखाता हूं तो कैसे, यहाँ पे छोटा सा दिखा दूंगा, पहले लिख लो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लिख दिया। अब करना क्या होता है, ये तो चलो मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि बच्चे को थोड़ी हैबिट बने, पहले तो सीखने की हैबिट बने। ये चैप्टर मेन है, आने ही आना, तो 12 नंबर का आने कम से कम ये। तो कैसे सर? बस इसी को पेपर में अगर आपको करना पड़ा तो पहले आप ऑपरेटिंग ना थे, उसी के नीचे इन्वेस्टिंग, आप देख रहे हो दो वर्ड्स हैं, उसी के नीचे बस ये सिमेट्री हो जाता है। तो इसलिए पहले मैं बिल्कुल फ्रीली कराता हूँ कि पहले तो आप फ्री माइंड से करिए कि हाँ यार कुछ नहीं करना, बस बांटना है। बच्चा जब इतना सीख जाता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं हाथ से कर लेता है, फिर कहता हूँ अब आजा फॉर्मेट पे, इतना दिस इज फॉर्मेट। और मैं लैंग्वेज की कमी कहीं नहीं छोड़ी, जो लैंग्वेज वहां यूज करता हूँ नेट वगैरह फलाना वगैरह सब मैंने यहाँ बोला, कि आपको ये भी ना हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस फील हो उसको कॉपी करते वक्त, तो मैं ये नहीं चाहता आपसे। और वो बहुत बार रिवाइज हो गया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, इसके बाद ये सारा हो गया, तीनों एक्टिविटियों का मिला के जो भी आंसर होता है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक एक बार कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ तक हो गया ये, ऐसी तीनों का मिला के नेट कैश हमने देखा था, तीनों का मिला के नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज 362 नेगेटिव है, 150 पॉजिटिव है और 152 पॉजिटिव है, तो कौन बड़ा है? नेगेटिव। तो लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन ऑल एक्टिविटीज, लिखिए फटाफट, नेट कैश यूज्ड इन ऑल एक्टिविटीज। कितना यूज हुआ था हमारा? 60। नेट कैश यूज्ड इन ऑल एक्टिविटीज कितना हुआ था? 60, याद है ना वो? 152 आप कर भी सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं। 152 प्लस 150 302, 362 नेगेटिव है, 60 नेगेटिव आ गया, ऐसे लिखना। अब इसमें ऐड करके क्या दिखाना है प्रगुण? ओपनिंग कैश एंड क्या? कैश इक्विवेलेंट कितना था? 2,04,000, याद है? 2,04,000, तो ये नेट किसके इक्वल आ गया? क्लोजिंग कैश एंड क्या? कैश इक्विवेलेंट। डन हुआ। कुछ बच्चे चाहते हैं तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये ओपनिंग कैश में आपने क्या क्या जोड़ा। हमने यहाँ पे 70 था शायद, 70 प्लस 134 ये जोड़ा था हमने, 70 प्लस 134, तभी वो 2,04,000 बना। और यहाँ पे आपने क्या क्या ऐड किया था? 50 प्लस 94, एज अ प्रूफ। ये पता होना चाहिए कि 1 फुट मैच करेगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आंसर आपको पहले बताओगा। अगर टीचर ने तीनों एक्टिविटी आपसे मांगी,
बट लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, जो पेपर आया उसमें 5 मार्कर का सिस्टम था, कुछ 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो टीचर ने सिर्फ 5 मार्कर में क्या मांगा, ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ओनली यू आपको प्रिपेयर करने से सिर्फ ओनली दैट एक्टिविटी। पर आजकल मेरे हिसाब से बड़ा क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का आएगा तो वो तीनों मांगेगा, और वही 2-2 पॉइंट होते हैं, डराने के लिए क्वेश्चन बड़ा होता है। और सीबीएसई की साफ गाइडलाइंस हैं कि जो नीचे एडजस्टमेंट आएंगे भी आने वाले टाइम में, हार्डली दो या तीन, नॉट 5 या 6, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कोई भी करा देते हैं, वरना 2 लास्ट, 3 भी नहीं, 2 लास्ट, उसमें एक डेप्रिसिएशन की, एक टैक्स की। और मैं वर्किंग नोट्स आपको सारे आज ही बना चुका। आपका काम अगली क्लास के लिए क्या होगा, फॉर्मेट देख के आना, इस क्वेश्चन को देख के आना, या क्लास सुन के आना कि अगला लेक्चर बहुत बढ़िया जाएगा, थोड़ा अच्छा भी होगा पहले का, वरना आपको फिर गेम थोड़ी ट्विस्ट दिखेगी। वीक का खेल है ये चैप्टर पूरा, वीक के बाद ये चैप्टर पूरा आपके पास पूरा समझ आ जाएगा। देखिए, डाउट है तो मुझे बता दीजिए।